नमस्कार, जय हिंद। बिहार पुलिस का जिनका भी एग्जाम 16 तारीख को है, 16 जुलाई को, उनके लिए ये समझिए कि आज आखिरी क्लास है। बाकी जिनका आगे एग्जाम है उनके लिए तो कंटिन्यू रहेगा ही। आज हम आपको बताने वाले हैं भारत में जो मध्यकालीन इतिहास में जो घटनाएं हुई हैं उसके बारे में। यहां से भी कुछ प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आइए इस टॉपिक क्या कह लेंगे, लगभग 125 प्रश्न है। इन 125 प्रश्नों को अगर देखते हो हो सकता है, संभावना है कि 2-3 प्रश्न आपको देखने को मिल जाए आपके शिफ्ट में। तो पॉइंट को नोट भी करते चलेंगे आप लोग। लगभग वही 1 घंटे का वीडियो होगा। इतने में आपको लगभग मोटा मोटे तौर पर मध्यकालीन भारत आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा वक्त को न गवाते हुए। आइए देखते हैं कहां से क्या क्या क्वेश्चन है। देखिए, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? यह प्रश्न पूछा गया है और यह लगभग सभी लोग जानते हैं कि इसने 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया था। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यह पूछता है किताब उल हिंद के लेखक कौन हैं? किताब उल हिंद के लेखक जो हैं वह है अल-बरूनी। इसके बारे में पूछता है कि अल-बरूनी किसके समय में था? अल-बरूनी किसके समय में था, ये पूछता है ना? तो बताइए जरा, कमेंट करिए कि अल-बरूनी किसके समय में था। भारत में तुर्क राज की स्थापना किसने की थी? भारत में तुर्क राज्य की, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, जो भी प्रश्न लाया हूं इसमें से मैक्सिमम प्रश्न महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आए हुए हैं। तो तुर्क राज्य की स्थापना किसने की थी भारत में? तो यह गौरी ने की थी। किसने की थी? मोहम्मद गौरी ने की थी। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद गौरी ने। आइए गौरी के बारे में आगे जानते हैं। गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण गौरी ने तो की थी। ये पहली बार आक्रमण कब किया था? तो यह मुल्तान पर किया था आक्रमण। कब? मुल्तान पर 1175 ईस्वी में। तो यहां से आप बहुत सारी चीजें सीख चुके हैं। 17 बार आक्रमण किया तुर्क राज्य की स्थापना गौरी ने, और पहला आक्रमण इसका मुल्तान पर और 1175 ईस्वी में कर रहा है ये। आइए अब आते हैं, इसी में आगे पढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि किसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। ये लाखों का दान देता था ना, लाखों का दान देता था और लाख बख्श कहलाता था। इसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। सीधा एग्जाम में प्रश्न आता है किसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? ऐबक को, इल्तुतमिश को, बलबन को या इब्न बतूता, ऐसे आएगा ऑप्शन। तो देखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। ये जो ऐबक था इसकी मृत्यु हुई थी पोलो, चौगान खेल खेलते समय। कौन सा खेल? चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने से। पूछता है कि किस शासक की मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी या चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने से हुई थी? तो क्या बताने वाले हैं आप कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय गिर जाने से हुई थी। देखिए, यूं तो अगर आप मध्यकालीन भारत पढ़ोगे तो प्रश्न तो आपको हजारों मिलेंगे, लेकिन हजारों प्रश्न एग्जाम में नहीं आते हैं, कुछ ही आते हैं। तो वैसे प्रश्न को ही संग्रहित किया हूं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक चीज और मैं बता दूं, जो ये आज पहला वीडियो देख रहा है उनको ये भी मैं बता दूं कि इससे पहले साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के मैराथन आपको करा चुका हूं। लगभग 800 प्रश्न करा चुका हूं, 800 से ज्यादा प्रश्न करा चुका हूं खाली साइंस के। उसके बाद ये मध्यकालीन भारत का करा ही दिया। भारतीय संविधान का मैं करा चुका हूं। भारतीय संविधान में आर्टिकल का एक अलग से वीडियो उपलब्ध करा चुका हूं। तो बहुत सारी चीजें आपको उपलब्ध करा चुका हूं। अगर नहीं देखा है तो जाकर के देखो भाई, प्लेलिस्ट बना हुआ है। चलिए, किसके सिक्के पर, अच्छा हाँ, प्लेलिस्ट में कहां ढूंढेंगे? तो एक बना हुआ है बिहार पुलिस लास्ट 30 डेज, उसी में आपको ये सब मिल जाएगा। किसके सिक्के पर एक और, मतलब सिक्का का दो पहलू होता है ना, एक सिक्का का ये पहलू, एक होता है हेड और एक होता है टेल। तो कह रहा है कि एक और कलमा और दूसरे ओर लक्ष्मी की आकृति अंकित मिली है। तो यह मोहम्मद गौरी के ही
ये भी प्रश्न पूछता है कि किसके सिक्के पर मोहम्मद गौरी की आकृति मिली है, तो नहीं कि लक्ष्मी की आकृति मिली है, तो बताएंगे मोहम्मद गौरी के सिक्के पर। क्लियर है? क्लियर है सब। नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार का समझ लीजिए कि गौरव ही था, है ना, नालंदा विश्वविद्यालय, उस विश्वविद्यालय को जला दिया था, क्षतिग्रस्त कर दिया था। कौन किया था? बख्तियार खिलजी। लेकिन ये तो सभी लोग जानता है कि बख्तियार खिलजी किया था। ये बख्तियार खिलजी सेनापति किसका था? तो यह था कुतुबुद्दीन ऐबक का। किसका था? कुतुबुद्दीन ऐबक का यह सेनापति था बख्तियार खिलजी। ध्यान दीजिएगा। आइए, गुलाम वंश जिसे जाना जाता है, तो जिसे ममलूक वंश के नाम से जाना जाता है, ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान देना है। आइए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहां बनाई? कुतुबुद्दीन ऐबक जो राजधानी बनाया था वह बनाया था लाहौर में। कहां बनाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाई थी लाहौर में। ध्यान रखना है, पॉइंट को नोट कर लें आप। इल्तुतमिश ने, अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसके बाद आया आराम शाह, फिर आया था इल्तुतमिश, यही आया था ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, ऐसे करके आगे बढ़ा था। तो जब इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक तो लाहौर में बनाया था, इल्तुतमिश आता है तो यह राजधानी को लाहौर से स्थानांतरित कर देता है कहां? दिल्ली। तो प्रश्न पूछता है कि किस शासक ने लाहौर से स्थानांतरण किया था दिल्ली? तो बताएंगे कि सर ये तो इल्तुतमिश किया था, इसलिए यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, वेरी वेरी महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, देखिए ये राजधानी भी दिल्ली में कर रहा है और इसने बहुत सारे कार्य भी किए हैं जो इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वैसे तो ऐबक को माना जाएगा संस्थापक, लेकिन अगर रियल वास्तविक पूछे कि वास्तविक संस्थापक, तो बताएंगे इल्तुतमिश को। क्लियर है? क्लियर है। तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तराइन का तीसरा युद्ध, देखिए पहला दूसरा तो आप जानते हैं 1191 1192, लेकिन तीसरा नहीं जानते हैं। नोट कर लीजिए आज आप, तराइन का जो तीसरा युद्ध हुआ था 1215 ईस्वी में हुआ था तराइन का तीसरा युद्ध। ये महत्वपूर्ण है, ये आप जानते नहीं हैं, पहला दूसरा सभी जानते हैं। 1215 में हुआ था, इल्तुतमिश और यल्दाउज के बीच हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश की जीत हुई थी। इल्तुतमिश और यल्दाउज के बीच हुआ था, जिसमें किसकी विजय हुई थी? 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश जीता था। आइए, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये देखिए सारे प्रश्न मैं बता रहा हूं कि अति महत्वपूर्ण है आपको। तुर्क-ए-चहलगानी, तुर्क-ए-चहलगानी जिसको चालीसा दल भी कहते हैं, इसमें 40 लोगों का संगठन था, 40 लोगों का एक दल था। जो किसने गठित किया था भाई? तो गठित पूछे तो इल्तुतमिश ने किया था। देखिए इल्तुतमिश को ऐसा ही नहीं दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए उसने पहले तो राजधानी भी लाई दिल्ली में लाहौर से, ऐबक ने राजधानी लाहौर बनाई थी, इल्तुतमिश दिल्ली लाया। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट क्या करता है कि ये 40 दल का एक गठन करता है, 40 लोगों का एक दल गठन करता है, तुर्क-ए-चहलगानी जिसको कहते हैं, या चालीसा दल। तो 2 पॉइंट हो गया। अभी और चलते हैं। इक्ता प्रथा को भी शुरू करने वाला इल्तुतमिश था। यहां से बहुत अच्छा प्रश्न, ये सारे प्रश्न आपको महत्वपूर्ण हैं, पूछते हैं। इक्ता प्रथा भी यही शुरू किया था। तो 3 पॉइंट आपने देख लिया इल्तुतमिश के बारे में। वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जा रहा है, इक्ता प्रथा शुरू किया, चहलगानी दल का गठन किया, राजधानी दिल्ली लाया। 3 पॉइंट अभी आप देख चुके हैं। आइए, इसने दिल्ली दरबार में, देखिए एक आप पढ़ते हैं न्याय की जंजीर जहांगीर के समय में, लेकिन आपसे अगर पूछता है कि दिल्ली सल्तनत में भाई, और ऑप्शन दे दे जहांगीर, तो ध्यान दीजिएगा जहांगीर दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं था। दिल्ली सल्तनत में भी लगवाया था न्याय का घंटा। किसने लगवाया था? तो यह इल्तुतमिश ने लगवाया था। और इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक कहा जा रहा है। क्यों? कितनी सारी उपलब्धियां इसके नाम में गिना चुका हूं जो ये कराया है। चलें आगे। आइए, इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी कौन था? इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी तो रुकनुद्दीन था। कौन था? रुकनुद्दीन। पहले था ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर था आराम शाह, है ना, फिर था इल्तुतमिश, ठीक, फिर कौन था? रुकनुद्दीन, और फिर रजिया सुल्तान। तो ऐसे था। इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी तो रुकनुद्दीन फिरोज, याद रखिएगा। किसे गुलाम का गुलाम कहा जाता है?
तो गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को। देखिए पहले तो मोहम्मद गौरी था, गौरी का गुलाम एवक, और एवक का गुलाम इल्तुतमिश, तो इसको गुलामों का गुलाम कहा गया है। किसे? इल्तुतमिश को, क्योंकि गौरी का गुलाम एवक था और एवक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। भारत के प्रथम महिला मुस्लिम शासिका या इल्तुतमिश के बाद जो आता है उसके बाद, ये इल्तुतमिश के मतलब देखिए, इल्तुतमिश के बाद बहुत मजबूत शासक नहीं आता, इसलिए उसका नाम इतिहास में बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है। लेकिन इल्तुतमिश को छोड़ करके, जैसे ध्यान से समझिएगा, पहले एवक आया जो थोड़ा सा महत्वपूर्ण था, फिर आराम शाह आया ना, तो ये भी महत्वपूर्ण नहीं था, इसको ज्यादा नहीं पढ़ा जाता है। फिर आया इल्तुतमिश, तो ये महत्वपूर्ण था, इसको पढ़ा जाता है। फिर आया रुकनुद्दीन, इसको भी ज्यादा नहीं पढ़ा जाता है, ये भी कम मतलब था, ज्यादा नहीं डेवलप कर पाया। फिर आया रजिया सुल्तान आई, तो ये महत्वपूर्ण है। तो एक एक छोड़ करके देखिए, इंपॉर्टेंट आपको पढ़ने हैं, जो जो महत्वपूर्ण है जहां से। तो यही पूछा था कि भारत के प्रथम महिला मुस्लिम शासिका जिनका नाम है रजिया सुल्तान, गुलाम वंश से इनका भी संबंध है, तो ध्यान दीजिएगा। दिल्ली सल्तनत में पहली बार मंगोल का आक्रमण किसके काल में हुआ? तो बहराम शाह के काल में, 1241 में। देखिए जब 1240 में रजिया सब कुछ समाप्त हो जाता है तो ये बहराम शाह बन जाता है। रजिया सुल्तान के बाद कौन बनता है? बहराम शाह। अब बहराम शाह के ही समय में पहली बार, देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, नहीं गड़बड़ होगा। दिल्ली सल्तनत में पहली बार मंगोल का आक्रमण किसके काल में हुआ? तो 1241 में हुआ, और उस समय कौन था? तो उस समय जो था वह था बहराम शाह। क्लियर? बलबन को उल्लुंग खा की उपाधि किसने दी थी? अब आता है बलबन। उल्लुंग खा की उपाधि किसने दी थी? तो नसरुद्दीन मोहम्मद ने दी थी। नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उल्लुंग खा की उपाधि दी थी। तो पूछता है उल्लुंग खा के नाम से, तो बताएंगे बलबन। बलबन भी चर्चित नाम है, यह भी महत्वपूर्ण है, ध्यान देना है। तुर्क ए चहलगानी, जहां आपने देखा था कि इल्तुतमिश ने इसको प्रारंभ किया था, इसको बलबन समाप्त करता है। कौन इसको समाप्त करता है? बलबन। तो प्रश्न ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है कि तुर्क ए चहलगानी यानी चालीसा जो दल था, इसका विघटन या समापन किसने किया था? तो बताते हैं बलबन। देखिए जिल्ले इलाही की उपाधि किसने ली थी? यह बलबन ने ली थी। जिल्ले इलाही का मतलब कि ये कहता था कि भाई भगवान का जो अल्लाह है उनका हम प्रतिबिंब है। जिल्ले इलाही, बलबन मतलब उनकी छाया है। जिल्ले इलाही ये कहता था बलबन, ध्यान दीजिएगा। जिल्ले इलाही की उपाधि लिया था बलबन के द्वारा लिया गया था। सिजदा और पैबोस, चूमना, पैर चूमना और लेट करके दरबार में दंडवत देना, ये प्रथा चालू किया था। अब ये बताइए ये प्रथा सही था या गलत? मैं किसी धर्म पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन कमेंट तो कर ही सकते हैं आप कि सिजदा और पैबोस में जाकर के जो राजा होते थे उनके पैरों को, जो पैर है उसको चूमना, ये किया जाता था दरबार में, है ना। तो यह सिजदा और पैबोस यह ईरानी पद्धति था। यह कौन सा पद्धति था? यह ईरानी पद्धति था, ये भी पॉइंट याद रखना है। को लागू किया था तो बलबन के द्वारा लागू किया गया था। सिजदा और पैबोस एग्जाम में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नवरोज उत्सव भी प्रारंभ किया था बलबन ने, और यह भी एग्जाम में आता है। नवरोज त्योहार जो है यह किसने शुरुआत किया था? बलबन ने। देखिए एक और इसने किया था, राजत्व का सिद्धांत दिया था, यह भी बलबन ने दिया था, यह भी इंपॉर्टेंट है। मैं फिर आपको बता दूं कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे कलेक्शन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैक्सिमम में आपको स्टार लगाया हुआ मिल रहा होगा, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है जो एग्जाम में आपको दिखाई देते रहते हैं। आइए, नियामत ए खुदाई की उपाधि किसने ली थी? तो नियामत ए खुदाई की उपाधि भी बलबन ने ली थी, ध्यान दीजिएगा। दीवान ए अर्ज एक सैन्य विभाग था। दीवान ए अर्ज क्या था? सैन्य विभाग था। तथा गुप्तचर विभाग की स्थापना किसने की थी? दीवान ए अर्ज और गुप्तचर विभाग की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दीवान ए अर्ज और गुप्तचर विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है आपको। आइए, मलिक काफूर को कहां से खरीदा गया था? मलिक काफूर को गुजरात से खरीदा गया था,
ध्यान दीजिएगा, मलिक काफूर को गुजरात से। किसे द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। इसे ही सिकंदर ए सानी भी कहा जाता है, सिकंदर सानी भी इसे ही कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को। आइए, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने, देखिए जब पहला आए ना तो वो समझिए कि थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे ही पहला आए एग्जाम में कि भैया पहली महिला या पहला संस्थापक या पहला शासक ऐसे आ जाए तो थोड़ा सा उसको वरीयता देना है, ठीक। तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने भूमि पैमाइश कराई थी, भूमि की माप कराई थी, वह था अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही किया गया है। ध्यान दीजिएगा, दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण नीति अलाउद्दीन खिलजी की बहुत प्रसिद्ध है, न जाने कितने एग्जाम में पूछा गया है। बाजार नियंत्रण प्रणाली, इसके प्रणाली में था कि भैया आप अगर 50 ग्राम किसी को कुछ कम दिए सामान तो आपके शरीर से उतना 50 ग्राम मांस कटवा लेता था। मतलब बाजार नियंत्रण, बाजार को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी प्रणाली थी। अच्छी ही कहेंगे क्योंकि बाजार में बहुत ठग हैं, तरह तरह के आपको ठग मिलेंगे, है ना, तो उनको सही करने के लिए किया था। दीवान ए रियासत का गठन किसने किया था? तो दीवान ए रियासत भी अलाउद्दीन खिलजी। पहला शासक जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। ये खुद को खलीफा, जब दिल्ली सल्तनत में सनद पत्र लेना होता था, आप पढ़ेंगे ना, डिटेल में पढ़ोगे तो पता चलेगा कि एक सनद पत्र प्राप्त करना होता था, तो मुबारक खिलजी कहा, और खलीफा से ही प्राप्त करना होता था। मुबारक खिलजी कहा कि खलीफा हमें है खलीफा, और अपने आप को खलीफा घोषित कर लिया। चूंकि वैधानिक सुल्तान बनने के लिए आपको लेना पड़ता था वहां से सनद पत्र, वहां से आती थी टोपी, आती थी लाल कपड़ा आता था, ये सब आता था। तो जब भाई ये भी आया, खिलजी आया, मुबारक खिलजी, तो इसको भी कहा गया कि भाई ले लीजिए। तो ले लीजिए क्या, हम तो खुद ही खलीफा हैं, और इसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया, मुबारक खिलजी। एग्जाम में प्रश्न बनता है। आई, सबसे अधिक शासन दिल्ली सल्तनत में किसने किया था? तुगलक वंश ने। तुगलक वंश ने सबसे अधिक। देखिए, पहले आया था गुलाम वंश, पहले आया था गुलाम वंश, फिर आया था खिलजी वंश, फिर आया था तुगलक वंश, ठीक ना। गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, ऐसे करके आए थे सभी लोग। तो इतनी बातें आप जान गए कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, है ना। आगे भी जानेंगे। तो ये सबसे अधिक शासन करने वाला है तुगलक वंश। नहरों की सिंचाई प्रारंभ करने वाला प्रथम सुल्तान, प्रथम सुल्तान अगर कहता है नहरों से सिंचाई करने वाला प्रथम सुल्तान, तो वो आता है गयासुद्दीन। ये इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? तो जौना खां, इसका भी नाम था जौना खां। इसका क्या नाम था? जौना खां। ध्यान रखिएगा, इसका नाम था जौना खां। एक चीज और मैं बता दूं जरा सा, जैसे गुलाम वंश, पहला आता है कौन? गुलाम वंश। अच्छा, एक नया पेज मैं ले लेता हूं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब दिल्ली सल्तनत की आप बात करते हैं, जरा सा समझ लीजिएगा क्योंकि यहां से भी आ सकता है प्रश्न। दिल्ली सल्तनत की अगर आप बात करोगे तो पहला आता है गुलाम वंश, ठीक, फिर आता है खिलजी वंश, फिर आता है तुगलक वंश, फिर आता है सैयद वंश, फिर आता है लोधी वंश, है ना। ये ऐसे आता है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। गुलाम वंश का आपने देख ही लिया था कि गुलाम वंश का कौन था भाई? ऐबक था। खिलजी वंश का कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, ठीक। खिलजी वंश का कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, इन तीनों के भी संस्थापक का नाम आपको याद होना चाहिए। सैयद वंश का हिज्र खां आप जानते हैं,
लोधी वंश का कौन था? बहलोल लोधी था। तुगलक वंश का कौन था? गयासुद्दीन तुगलक कि मोहम्मद बिन तुगलक कि फिरोज शाह तुगलक? तो तुगलक वंश का था गयासुद्दीन तुगलक, जिसको GST से भी आप जानते हैं। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इसके बाद था, फिर था फिरोज शाह तुगलक, ऐसे था ना। तो ये ध्यान दीजिए, गुलाम वंश, ऐबक खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक GST, सैयद वंश हिज्र खां, लोधी वंश बहलोल लोधी, ये हो गए इनके संस्थापक। क्लियर? क्लियर। तो इतनी बातें आपको याद में रखना है। तो यही था मोहम्मद बिन तुगलक, जो ये तो प्रारंभिक था, शुरुआत किया, और फिर आया मोहम्मद बिन तुगलक, इसका नाम था जौना खां। तो यहां से प्रश्न पूछता है कि जौना खां किसका नाम था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का। आइए, दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने 2 बार राज्याभिषेक कराया था, तो वह था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक, यानी कि FST, फिरोज शाह तुगलक। और ये फिरोज शाह तुगलक कौन था? भाई तुगलक वंश का ही था। तो पहला था गयासुद्दीन तुगलक, फिर था मोहम्मद बिन तुगलक, फिर था फिरोज शाह तुगलक, ऐसे था सीक्वेंस, ध्यान रखिएगा। पहली बार ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया था। ये ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला जो था, यह फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक जो था, वह पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था, फिरोज शाह तुगलक, ध्यान दीजिएगा। तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था नसरुद्दीन महमूद के समय। तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था नसरुद्दीन महमूद के समय, तो याद रखिएगा। पूछता है तैमूर लंग जो था वह कब आक्रमण किया था, तो बताएंगे ये महमूद के समय किया था, नसरुद्दीन महमूद के समय। क्लियर है? क्लियर है। आइए, मजा आएगा, अगर अच्छे से आप देखेंगे तो मजा आएगा। सैयद वंश का संस्थापक तो खिज्र खां था, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। लोधी वंश का संस्थापक तो बहलोल लोधी था, ये भी मैं पहले बता चुका हूं। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। लोधी वंश में 3 आएगा, बहलोल आएगा, सिकंदर लोधी आएगा, है ना, और फिर इब्राहिम लोधी आएगा। ये 3 आएंगे, बहलोल, सिकंदर, इब्राहिम। आगरा शहर की स्थापना की बात करते हैं तो सिकंदर लोधी ने किया था, वही आगरा, ताजमहल वाला आगरा ना, ध्यान दीजिएगा। मुहर्रम पर ताजिया, अभी बीता है रिसेंटली मुहर्रम, तो मुहर्रम पर जो ये ताजिया निकाला जाता है, इस पर पाबंदी लगा दिया था। और किसने लगाया था? ये सिकंदर लोधी ने ही लगाया था। ये लोधी वंश वाला जो था, ये ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया, कहा ताजिया वाजिया नहीं निकलेगी, ताजिया पर रोक लगा दिया था। कौन? तो सिकंदर लोधी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जो कुछ अजूबा चीज कर देता है ना इतिहास में, तो उसको एग्जाम में पूछा जाता है, वैसे प्रश्न आपको एग्जाम में दिखाई देते हैं। आइए, किसका उपनाम गुलरुखी था? तो गुलरुखी नाम से यही रचनाएं भी करता था, और सिकंदर लोधी ही था, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछता है। दीवान विजारत क्या था? तो वित्त विभाग था। दीवान मुश्त खराज क्या था? तो मुश्त खराज जो था वह राजस्व वसूलने वाला विभाग था। दीवान कोही क्या था? तो दीवान कोही कृषि विभाग था, ध्यान रखिएगा, कौन सा था? कृषि विभाग था। आइए, दीवान अर्ज क्या था? यह सैन्य विभाग था, पूछता है। पाल वंश पर अब आते हैं। पाल वंश का संस्थापक जो था वह था गोपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी, किसने कराई थी? तो बताएंगे धर्मपाल। और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। यह बिहार के किस जिले में है? बिहार के किस जिले में है विक्रमशिला विश्वविद्यालय? जरा आप कमेंट करेंगे बिहार के किस जिले में है। देखिए, आ ही गया प्रश्न, बिहार के विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो भागलपुर, ध्यान रखेंगे आप। चलिए, कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था, किसने कराया था? तो ललितादित्य मुक्तापिड़ ने कराया था। ललितादित्य मुक्तापिड़, यह कारकोट शासक था। कौन था? कारकोट शासक, है ना। यह कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था ललितादित्य मुक्तापिड़। नाम याद रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में आपसे इसका नाम पूछ लिया जाएगा। आइए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। किस शासक ने जल समाधि ली थी? जल समाधि लेने वाला शासक जो था वह चंदेल शासक, नाम धंग था। देखिए,
दो तीन शासक मिलेंगे जिन्होंने जल में समाधि ली थी, जल समाधि लेने वाला दो तीन शासक मिलेंगे। फिलहाल आप इनका नाम जान लीजिए कि जल समाधि धंग ने ली थी, ध्यान रखिएगा। चंदेल वंश का ये था धंग, इंपॉर्टेंट है। आइए, चंदावर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो चंदावर का युद्ध 1194, जयचंद और मोहम्मद गौरी, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। क्लियर? क्लियर। महमूद गजनबी ने किसके शासनकाल में सोमनाथ मंदिर को लूटा था? तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गजनबी ने लूटा था सोमनाथ मंदिर को, और यह भीम प्रथम के समय लूटा था। किसके समय? भीम प्रथम के समय। आइए 58 नंबर सवाल, तराइन का पहला युद्ध किसके बीच हुआ था? तराइन का पहला युद्ध मैं बता चुका हूं, पहला 1191, दूसरा 1192 और तीसरा 1215। नोट कर लीजिए, बताया था ना यलदौज के साथ, ध्यान रखिएगा। तो पहला युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच। आइए, एलोरा का कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करा था? तो कृष्ण प्रथम, और यह राष्ट्रकूट वंश के शासक थे कृष्ण प्रथम। इन्होंने एलोरा का कैलाश मंदिर का भी निर्माण कराया था, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आइए, कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न, जैसे मुगल काल आप पढ़ोगे तो उसमें मिलता है आपको नवरत्न, मिलता है ना नवरत्न, बीरबल, तानसेन वगैरह वगैरह। कन्नड़ साहित्य में त्रिरत्न मिलते हैं और उनका नाम है पम, पोन, रन, याद रखिएगा। तमिल साहित्य में 3 मिलते हैं, वो अलग है, और कन्नड़ साहित्य में 3 मिलते हैं, वो अलग है। हम अभी कन्नड़ साहित्य का पढ़ते हैं, पम, पोन, रन। अब पढ़ेंगे हम लोग कन्नड़ साहित्य, तमिल साहित्य का भी पढ़ लेंगे आगे। पम, पोन, रन हो गया, ये कन्नड़ साहित्य का हो गया, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, किस चोल शासक ने नरकेसरी की उपाधि ली थी? तो विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि ली थी। चोलों की प्रारंभिक राजधानी कहां थी? तो तंजौर या तंजावुर, ऐसे पूछता है, तंजौर या तंजावुर, ऑप्शन में दे देगा, ध्यान रखिएगा, तंजौर या तंजावुर। आइए, किस शासक ने श्रीलंका को जीत लिया था? किस शासक ने श्रीलंका को जीता था? देखिए, भारत को तो जीत ही रहे थे, श्रीलंका भी पहुंच गए, तो श्रीलंका को जीतने वाला में नाम आता है राजेंद्र प्रथम का, ध्यान रखिएगा, किसने? राजेंद्र प्रथम ने। आइए, गंगाई कोड की उपाधि किसने ली थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछता है, गंगाई कोड की उपाधि, तो यह भी राजेंद्र प्रथम के द्वारा ही लिया गया था। किसके द्वारा? राजेंद्र प्रथम के द्वारा गंगाई कोड की उपाधि लिया गया था। चोल काल का प्रमुख बंदरगाह कौन था? कावेरीपट्टनम। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये प्रश्न आपको भेटा ही देगा कि चोल काल का प्रमुख बंदरगाह कौन था, तो बताएंगे कावेरीपट्टनम। जी हाँ, कावेरीपट्टनम, ध्यान देना है। आइए, चलिए, देखिए, तमिल साहित्य के त्रिरत्न 3 हैं, कंबन, औटकुट्टन और पुगलेंदी। नाम याद रखिएगा, कंबन, औटकुट्टन, पुगलेंदी, है ना, कंबन, औटकुट्टन और पुगलेंदी। देखिए, तमिल साहित्य में आपको 3 मिलता है और कन्नड़ साहित्य में भी 3 मिलता है। कन्नड़ साहित्य का था पम, पोन, रण, पम, पोन, रण 3, और तमिल साहित्य के कंबन, औटकुट्टन और पुगलेंदी। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। किसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है? जैनुल अब्बादीन, जैनुल अब्बादीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। पूरब का सिराज या सिराज ए हिंद किसे कहा जाता है? तो जौनपुर को। पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद जौनपुर को कहा जाता है। चित्तौड़ में तृतीय स्तंभ की स्थापना किसने कराई थी? तो राणा कुंभा ने कराई थी। चित्तौड़ में तृतीय स्तंभ की स्थापना राणा कुंभा ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में या 2 भाइयों ने, हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। विजयनगर साम्राज्य संगम वंश के नाम से जाना गया था। संगम वंश, है ना, कौन सा वंश? संगम वंश के नाम से जाना गया था, ध्यान दीजिएगा। हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने। तेलुगु के अष्ट दिग्गज, 8 विद्वान या अष्ट दिग्गज भी कहा जाता है, किसके दरबार में रहते थे? यह रहते थे कृष्णदेव राय के दरबार में। तेलुगु अगर आप पढ़ रहे हो और कृष्णदेव राय के बारे में नहीं पढ़ा आपने, तो ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं पढ़ा। बाबर ने अपनी आत्मकथा में भी इसके बारे में चर्चा किया है, कृष्णदेव राय के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा। विजयनगर का अंतिम शासक जो था वह था रंग तृतीय। कौन था? रंग तृतीय विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक था, ध्यान दीजिएगा। आइए,
विजयनगर राज्य की मुद्रा क्या थी? तो विजयनगर राज्य की मुद्रा जो थी वह पैगोडा थी। क्या थी? पैगोडा। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। बहमनी राज्य की मुद्रा को हूण कहा जाता था। बहमनी राज्य की मुद्रा को हूण कहा जाता था। निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो बाबा फरीद के शिष्य थे। तो यहां पर भी आपको चीजें ध्यान में रखनी है। आइए, गांधी जी का प्रिय भजन था, वो भजन था वैष्णव जन तो तेड़े कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेड़े कहिए जे पीर पराई जाने रे। इसके रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता जो थे वह नरसिंह मेहता थे। कौन थे? नरसिंह मेहता। ध्यान रखिएगा, नरसिंह मेहता। आइए, बाबर पर आप आते हैं। बाबर का जन्म 1483, 14 फरवरी 1483 को हुआ था। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की। देखिए, अब आप पढ़ रहे थे गुलाम वंश, जिसको दिल्ली सल्तनत से जोड़ रहे थे हम लोग। तो दिल्ली सल्तनत हम लोगों ने पढ़ा कितना? 1206 से शुरू किया था ना। 1206 से हमने शुरू किया, से 1526 तक हम पढ़ते हैं। 1526 से हम लोग मुगल में प्रवेश कर जाते हैं। यह दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं है। यह दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं है बाबर। क्यों नहीं है? क्योंकि दिल्ली सल्तनत में जो थे वह उपाधि ले रहे थे, वह सनत पत्र ले रहे थे। सनत पत्र ले रहे थे ना, वैधानिक उपाधि ले रहे थे सनत पत्र के माध्यम से, खलीफा से ले रहे थे। जब बाबर आया तो ये कहा कि खलीफा क्या, मैं बादशाह हूं, बादशाह, और हम ये सनत पत्र वगैरह नहीं लेंगे, हम खुद ही बादशाह हैं, खलीफा खलीफा नहीं। तो ये दिल्ली सल्तनत से इसको हम लोग अलग पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। 1506 में यह बादशाह की उपाधि धारण कर लेता है। आते हैं आगे, पानीपत का प्रथम युद्ध। देखिए 1526 में, ये जो मैं बता रहा था कि दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक था कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ने ही आक्रमण करने के लिए न्योता दिया था बाबर, है ना, बाबर को। इब्राहिम लोदी के भतीजा ने दिया था, इब्राहिम लोदी ने तो नहीं दिया था, भतीजा ने दिया था सीधा सा। लेकिन ये लड़ा और फिर बाद में लोदी वंश का पूरा समापन हो जाता है और उसके बाद फिर मुगल वंश की नींव हो जाती है। आइए, खानवा का युद्ध 1527। खानवा का युद्ध 1527। देखिए याद रखिएगा सीक्वेंस में, पानीपत 1526, खानवा 1527, चंदेरी 1528, घाघरा 1529। ऐसे सीक्वेंस में आपको युद्ध मिलेगा। पानीपत इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, खानवा का युद्ध 1527 में। बाबर चारों में रहेगा, बाबर चारों में रहेगा और चारों में बाबर विजयी होगा, यह भी ध्यान रखिएगा। चंदेरी का युद्ध 1528, मेदिनी राय और बाबर। घाघरा का युद्ध 1529, अफगान तथा बाबर के बीच हुआ था। सब में जीता था कौन? बाबर ही जीता था। आइए, बाबर की मृत्यु हुई थी 1530 में। इसको दफनाया कहां गया था बाबर को? बाबर को दफनाया कहां गया था बताइए, कमेंट करिए। बाबर जब मरा था तो इसको, बाबर एक बारूद के फटने से बाबर की मृत्यु हुई थी, ये तो आप जानते ही होंगे। तो बाबर को दफनाया कहां गया था? कमेंट कर दीजिएगा, पूछ सकता है। बाबर की आत्मकथा जो है यह है तुजुक ए बाबरी, यह बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो यह तुर्की भाषा में लिखी गई है। चौसा का युद्ध हुआ है 1539 में, और एक होता है कन्नौज का युद्ध 1540, बिलग्राम का युद्ध ना, ये आपको हुमायूं और शेरशाह के बीच होगा, हुमायूं और शेरशाह के बीच होगा। आइए, बिलग्राम का युद्ध 1540 में। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? तो दीन पनाह भवन के पुस्तकालय की सीढ़ी से गिर करके लुढ़कते लुढ़कते ये मर गया। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खां। जीटी रोड की मरम्मत भी शेरशाह ने ही कराई थी, बनवाया नहीं था। लोग जो जानते हैं कि जीटी रोड को बनवाया था शेरशाह ने, बनवाने वाला कोई और है भाई साहब, ये मरम्मत कराया था। चलिए अब आते हैं अकबर का जन्म। अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर का जन्म कब हुआ था बताएंगे? 1542 में। अकबर का जो जन्म है वो कब हुआ था? 1542 में अकबर का जन्म हुआ था।
हमीदा बानो बेगम के गर्भ से। आइए, पानीपत का द्वितीय 15-20 युद्ध, पानीपत का प्रथम जो युद्ध हुआ था वह कब हुआ था? तो वो 1526 में हुआ था सर। दूसरा तो 1556 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। दूसरा 1556 में। पहला युद्ध में बाबर था, दूसरा युद्ध में बैरम खां और हेमू था। नाम भले ही अकबर का आता हो, लेकिन युद्ध हुआ था बैरम खां और हेमू के बीच, याद रखिएगा। अकबरनामा की रचना करी गई थी अबुल फजल के द्वारा। अकबरनामा की रचना किसने की थी? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अबुल फजल भी। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? अकबर के दरबार में तानसेन भी रहता था और इसका वास्तविक नाम था राम तनु पांडे। क्या नाम था? राम तनु पांडे। पूछता है बीरबल का मूल नाम क्या था? बीरबल का नाम पूछता है तो बताते हैं आप महेश दास। तानसेन का पूछता था तो बताएंगे आप राम तनु पांडे। ये नाम याद रखिएगा सब। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की थी 1575 ईस्वी में। पूछता है भाई इबादत खाना 1575 में। बीरबल के बचपन का नाम मैं करा चुका हूं ऑलरेडी, महेश दास। दहसाला बंदोबस्त अकबर के समय कब लागू हुआ था? दहसाला बंदोबस्त जो लागू हुआ था वो 1580 में लागू हुआ था और इसको टोडरमल ने लागू किया था। टोडरमल ने लागू किया था अकबर के समय दहसाला बंदोबस्त 1580 में, ध्यान दीजिएगा। दीन ए इलाही धर्म का प्रवर्तन हुआ तो यह 1582 में। इंपॉर्टेंट है, दीन ए इलाही अकबर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा किया गया था। 1582 में यह परिवर्तन में आया था, ध्यान रखेंगे। आइए, अकबर ने किसे श्री कमल, देखिए दो दिया था, श्री कमल और जरी कमल। तो श्री कमल की उपाधि किसे दिया था? तो अब्दुल समद को दिया था। श्री कमल की उपाधि अब्दुल समद को दिया था। महाभारत का फारसी में अनुवाद रज्मनामा के नाम से हुआ है। लीलावती का संबंध गणित से था। लीलावती का संबंध किससे था? गणित से था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, ध्यान रखेंगे, हल्दी घाटी का युद्ध। चलिए, जहांगीर ने किस सिख गुरु को मरवा दिया था? तो यह अर्जुन देव, जो सिखों के पांचवें गुरु थे अर्जुन देव, इनको जहांगीर ने मौत के घाट उतार दिया था, ध्यान रखिएगा। जहांगीर ने किसे एतमादुद्दौला की उपाधि दी थी? एतमादुद्दौला की उपाधि किसको दिया था? तो गियास बेग को दिया था। गियास बेग इसका रिश्तेदार ही था, आप जानेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे तो गियास बेग कौन था, है ना। चलिए, जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था? तो जहांगीर का मकबरा जो था यह नूरजहां ने ही बनवाया था, इसके ही पत्नी ने बनवाया था जहांगीर का मकबरा नूरजहां का मूल नाम क्या था? मेहरुन्निसा। नूरजहां का मूल नाम जो था, असली नाम मेहरुन्निसा था, ध्यान दीजिएगा। प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर तथा अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर तथा अब्दुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः कौन सी उपाधि दी थी? तो नादिर उल अस्र की उपाधि उस्ताद मंसूर को दी थी और नादिल उल जमा की उपाधि जो दी थी वह अब्दुल हसन की दी थी। इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि नादिर उल अस्र की उपाधि किसको दिया था? तो मंसूर को, और जमा की उपाधि दिया था हसन को। मयूर सिंहासन जिसको तख्त-ए-ताउस कहते हैं, तख्त-ए-ताउस का निर्माण किसने कराया था? तो यह शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, ध्यान दीजिएगा। आइए, किसके काल को मुगल काल का स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है तो स्थापत्य का स्वर्ण काल जो कहा जाता है वो स्थापत्य का, देखिए 2-3 बातें आती हैं स्थापत्य में। पूछता है स्थापत्य में तब आता है नाम शाहजहां का। बहुत लोगों को लग रहा होगा जहांगीर, लग रहा होगा ना, तो स्थापत्य का नहीं है जहांगीर, स्थापत्य का है शाहजहां, ध्यान दीजिएगा। दिल्ली का लाल किला, मोती मस्जिद, आगरा मस्जिद, देखिए कितनी स्थापनाएं किया है इसने। दिल्ली का जामा मस्जिद ये शाहजहां ने बनवाया है। शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट करने वाला कौन था? तो गोलकुंडा का वजीर अमीर जुमला, ध्यान दीजिएगा। चलिए, औरंगजेब ने किस सिख गुरु कहते हैं? देखिए, जहांगीर ने 5वें की हत्या की थी, औरंगजेब ने भी 9वें की हत्या कराई थी, गुरु तेग बहादुर की। जजिया कर पुनः औरंगजेब ने शुरू कर दिया था 1679 में। बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? औरंगाबाद में औरंगजेब ने बनवाया था। औरंगजेब किस वाद्य यंत्र को बजाता था? तो यह वीणा बजाता था। क्या बजाता था? बीड़ा बजाता था, ध्यान रखिए। आइए, औरंगजेब की मृत्यु गुजरात के दोहाद में 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु गुजरात के दोहाद में 1707 में। हकिंस किसके दरबार में आया था? तो यह जहांगीर के दरबार में आया था। पीटर मुंडी तथा मनुची किसके समय आया था? तो यह शाहजहां का समय आया था। इंपॉर्टेंट है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं।
ये प्रश्न भाई साहब बहुत बार आया है एग्जाम में, नोट कर लीजिएगा, इजी है लेकिन आता है। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर हैं। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम हैं। बादशाह नामा के लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी हैं। ये सब बातें आपको याद में रखनी है। आइए, शाहजहां नामा के लेखक इनायत खां हैं। शाहजहां नामक इनायत खां। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई। शिवाजी के गुरु का नाम रामदास। शिवाजी की राजधानी कौन थी? रायगढ़। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे रामदास। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे रामदास, ध्यान दीजिएगा। और शिवाजी के संरक्षक कौन थे पूछता है तो बताएंगे दादाजी कोंडदेव। कौन थे? दादाजी कोंडदेव इसके संरक्षक थे। आइए, पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में शिवाजी और मुगल सेनापति जयसिंह के बीच। शिवाजी के प्रशासन में सुमंत का कार्य क्या होता था? विदेश मंत्री समझिए कि सुमंत होता था। चौथ क्या है? यह एक प्रकार का टैक्स था, कर था, जिसमें भू राजस्व का 25%, चौथ मतलब चौथा हिस्सा वसूला जाता था, देना पड़ता था। एक और था सरदेश मुखी, इसमें 10वां भाग देना पड़ता था। देखिए आ ही गया सरदेश मुखी, एक प्रकार का कर है जिसमें 10% देना पड़ता था। सिखों के पहले गुरु, तो पहले गुरु गुरु नानक, दूसरे गुरु अंगद, है ना, फिर अमरदास, ऐसे 10 गुरु थे। 10 का नाम याद कर लेंगे, अगर आपको संभव हो तो कर लीजिएगा। सिखों के दूसरे गुरु अंगद। गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक या जनक, तो गुरु अंगद ही थे। गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक या जनक कौन थे? तो गुरु अंगद ही थे। अमृतसर शहर की स्थापना किसने? तो गुरु रामदास ने की थी। अकाल तख्त या ईश्वर का सिंहासन की स्थापना किसने की थी? हरगोविंद ने की थी। और सिखों के 10वें और अंतिम गुरु जो थे वह गुरु गोविंद से थे। देखिए प्रश्न तो बहुत हैं, सबको कराना अब इतने कम, क्योंकि सबको आपको पार्ट बाय पार्ट पढ़ना है, अलग अलग। अब एक ही वीडियो में कोशिश किया हूं कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को कराऊं। तो चलिए, 135 प्रश्न थे। उम्मीद करता हूं इससे 2-3 प्रश्न आपको एग्जाम में आ ही जाएगा। अगर 2-3 प्रश्न भी आ जाता है इस 40-45 मिनट के वीडियो से तो बहुत बड़ी उपलब्धि है ना। तो फिर मिलते हैं किसी, अब मिलना क्या, जो 16 तारीख को एग्जाम है उनको तो बाद में ही मिला जाएगा, और जिनको आगे एग्जाम है उनके लिए मिलते रहेंगे, क्योंकि जिनका 16 को एग्जाम है अब वो तो फिर एग्जाम दे करके और उनका रिश्ता लगभग कम ही जाता है, क्योंकि भाई फिर वो फिजिकल में शामिल हो जाते हैं लोग, तो फिर फिजिकल वाले टीचर उनको उठा लेते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार। एक चीज और जाते जाते, मेरी कामनाएं आप लोगों के साथ हैं। ईमानदारी से आपने मेहनत किया है, पढ़ा है, अच्छे से अपने माता पिता का नाम लेकर के, जिनको आप याद करते हैं उनको याद करके, और अच्छे से एग्जाम में जाइएगा, ठंडे दिमाग से जाइएगा, किसी प्रकार का कोई तनाव मत रखिएगा, बढ़िया एग्जाम जाएगा, यही कामना करता हूं। नमस्कार।